आरएएस साक्षात्कार से संबंधित आज हम अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा सवाल जो सभी इंटरव्यू बोर्ड में उपस्थित होने वाले छात्रों से सामान्यतः किया जाता है, क्योंकि सभी छात्रों का एजुकेशनल बैकग्राउंड बायोडाटा के रूप में आरपीएससी मेंबर और इंटरव्यू बोर्ड के पास पहले से ही उपस्थित होता है। साक्षात्कार बोर्ड सामान्यतः सभी छात्रों से इस सवाल को बहुत डिटेल में जानना चाहता है, और वो सवाल है एजुकेशनल बैकग्राउंड, शैक्षणिक पृष्ठभूमि। प्रत्येक छात्र की शैक्षणिक पृष्ठभूमि से संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल किए जाते हैं, और उन सवालों के जवाब आपको किस प्रकार देने चाहिए आप बहुत ध्यान से इसे सुनेंगे। सवाल ये है कि प्रत्येक छात्र जो आरपीएससी के समक्ष इंटरव्यू के लिए उपस्थित हुआ है, उसका प्रारंभिक परीक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो एजुकेशन है उसका मीडियम क्या है, उसकी नेचर क्या है, और आपका उसके संबंध में क्या एटीट्यूड है, इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के सवाल किए जाते हैं। जैसे इंटरव्यू बोर्ड के द्वारा पहला सवाल आपसे ये किया जा सकता है कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है, एलिमेंट्री एजुकेशन। तो प्राइमरी जो एजुकेशन है आपकी या तो सरकारी स्कूल से हुई है या फिर निजी स्कूल से, क्योंकि ये दोनों ही इंफॉर्मेशन इंटरव्यू बोर्ड के समक्ष पहले से ही उपस्थित है। यानी जब हम साक्षात्कार के लिए उपस्थित होते हैं तो उससे पहले एक बहुत डिटेल फॉर्म भर के आरपीएससी के पास भेजना होता है, इसलिए आरपीएससी मेंबर को पहले से ही आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, और जब आप उपस्थित होते हैं तो पूरा बायोडाटा वो पहले से ही पढ़ लेते हैं और उनके समक्ष वो रखा रहता है। तो उसी में लिखा हुआ है कि आपकी प्रारंभिक एजुकेशन या तो सरकारी स्कूल से हुई है या प्राइवेट स्कूल से, पब्लिक स्कूल से हुई है अथवा कॉन्वेंट स्कूल से। तब आपकी मार्कशीट पर प्राइमरी स्कूल का कोई नाम लिखा हुआ है, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चिचाना सनहुली। तो एक सवाल आपसे यही किया जा सकता है कि जो प्राइमरी स्कूल का नाम आपकी मार्कशीट पर है वो नाम ऐसा क्यों है, यानी स्कूल का नाम इस रूप में क्यों दिया गया है। तो आपकी मार्कशीट पर अगर ऐसा कोई नाम लिखा हुआ है तब आपको उसका अर्थ जानना चाहिए, उसका संदर्भ जानना चाहिए। इसी प्रकार अगर आपकी मार्कशीट पर प्राइवेट स्कूल का नाम लिखा हुआ है, सेंट सोल्जर, सेंट एंसेलम, महारानी गायत्री देवी, टैगोर पब्लिक स्कूल, रियान इंटरनेशनल, इस प्रकार के अगर टाइटल्स आपकी मार्कशीट पर हैं तो देन यहीं से वो पहला सवाल करता है कि स्कूल का नाम, इस नाम के पीछे बैकग्राउंड क्या है। अगला सवाल इस पर यह किया जाएगा कि सरकारी स्कूल में जो प्रारंभिक शिक्षा है और प्राइवेट स्कूल की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें क्या अंतर आपको महसूस हुआ, आपने किस प्रकार की समस्याएं महसूस की। अगर आपने कहा कि मैंने प्राइमरी एजुकेशन सरकारी स्कूल से की है, पब्लिक स्कूल से की है, तब आप उसमें बता सकते हैं किस प्रकार की समस्या आई। जैसे कि अध्यापन का जो स्तर था वो बेहतर नहीं था। दूसरा, एक डिसिप्लिन अनुशासन जो होना चाहिए वो सरकारी स्कूल में प्राइवेट स्कूल की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। वहीं आपसे वो अगला सवाल ये कर सकता है कि सरकारी स्कूल में आपकी शिक्षा क्यों हुई जबकि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकते थे। और जब आज समाज पूरी तरह से प्राइवेट स्कूल की ओर डाइवर्ट हो चुका है, हर माता पिता अपने बच्चों को कॉन्वेंट एजुकेशन दिलाना चाहते हैं, तब आपने प्राइमरी एजुकेशन सरकारी स्कूल से क्यों प्राप्त की। तब आप इस संबंध में कह सकते हैं क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने का डिसीजन मेरा स्वयं का नहीं था, ये मेरे माता पिता और मेरे घर के सदस्यों ने निर्णय लिया। क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के समय हमारा मनोविज्ञान उतना विकसित नहीं होता है, हम उतने मैच्योर नहीं होते कि हम खुद निर्णय कर सकें। तो एक तो आप ये जवाब दीजिए। दूसरा, आप ये कहो चूंकि मैं गाँव में रहता था या आसपास कोई अच्छा प्राइवेट स्कूल नहीं था या केवल सभी सरकारी स्कूल ही थे गाँव में, इसलिए मुझे सरकारी स्कूल में ही पढ़ना पड़ा। फिर क्रॉस क्वेश्चन वो ये कर सकता है, क्या अगर वहाँ पर प्राइवेट स्कूल होता तब क्या आप प्राइवेट स्कूल को प्रायोरिटी देते, प्राथमिकता देते। तब आप कहो ये डिपेंड भी घर वालों पर ही होता, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में पढ़ना या ना पढ़ना ये घर के सदस्य माता पिता ही डिसाइड करते हैं। फिर वो अगला सवाल कर सकता है, क्या कारण है कि प्राइवेट स्कूल में एजुकेशन की क्वालिटी बेटर होती है सरकारी स्कूल की तुलना में। तब फिर सरकार इन सरकारी स्कूलों में इतना सार्वजनिक व्यय क्यों कर रही है, क्या आपके अनुसार सरकारी स्कूलों को बंद कर देना चाहिए। तब आप इसका जवाब इस प्रकार से दीजिए, प्राइवेट स्कूलों में एजुकेशन का स्तर बेटर नहीं होता, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षक होते हैं वो ज्यादा क्वालिफाइड होते हैं, उनका सिलेक्शन
कई प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के आधार पर होता है, जबकि प्राइवेट स्कूल में जो शिक्षक अध्यापन कराते हैं उनका एजुकेशन जो लेवल होता है वो सरकारी स्कूल के शिक्षक के बराबर नहीं होता। फिर प्राइवेट स्कूल ज़्यादा बेटर क्यों है? क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है और प्राइवेट स्कूल में कमिटमेंट, उत्तरदायित्व का ध्यान रखा जाता है। तो वहाँ पर शिक्षा की जो कल्चर होती है वो सरकारी स्कूलों में नहीं होती, जबकि सरकारी स्कूलों में टीचर ज़्यादा योग्य होते हैं, वहाँ पर डिसिप्लिन नहीं होता, कमिटमेंट नहीं होता। उदाहरण के तौर पर आप उसको समझा सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जो भी शिक्षक अध्यापन कार्य कराते हैं उनका पर डे फीडबैक लिया जाता है। तो प्राइवेट स्कूल के जो भी मालिक होते हैं, जो भी वहाँ के सीएमडी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, वो शिक्षकों पर इस प्रकार का दबाव बना करके रखते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता है। सरकारी स्कूल में शिक्षक ने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, इसका कोई फीडबैक नहीं लेता। और अगर सरकारी स्कूल में शिक्षक ने सही तरीके से नहीं पढ़ाया है तब उसको हटाया भी नहीं जा सकता, जबकि प्राइवेट स्कूल में शिक्षक को तुरंत ही हटाने का आदेश हो जाता है और उसे हटा दिया जाता है। यही कारण है कि प्राइवेट स्कूल में जो वर्किंग कल्चर है वो ज्यादा बेटर होता है और कमिटमेंट होता है। प्राइवेट स्कूल के टीचर पर हमेशा एक उत्तरदायित्व बना दिया जाता है कि आपको बच्चों को इतने दिन में ये सिलेबस पूरा कराना है और इतने इतने आपको टेस्ट लेने होते हैं, जबकि सरकारी स्कूल में ऐसा नहीं होता है। तो प्राइवेट स्कूल में जो वर्किंग कल्चर है वो ज्यादा बेटर होता है। तो हमें सरकारी स्कूलों को बंद नहीं करना है, प्राइवेट स्कूल की जो वर्किंग कल्चर है उसे अडॉप्ट करना है, उसे सरकारी स्कूलों में स्थापित करना है। सरकारी स्कूलों को बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो प्राइवेट स्कूल की भारी भरकम फीस और वहाँ के व्यय को अफोर्ड नहीं कर सकता है। क्योंकि प्राइवेट स्कूल हमेशा लाभ पर आधारित होते हैं, वो लाभ को ध्यान रख करके काम करते हैं, जबकि सरकारी स्कूल समाज सेवा को ध्यान रख करके बनाए जाते हैं। इसलिए सरकारी स्कूलों में लाभ की प्रेरणा नहीं होती है। और अगर सरकार सरकारी स्कूलों को बंद करके निजीकरण करती है शिक्षा का, तब इससे समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो 30 से 35 करोड़ लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका आगे जाकर के शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। इसलिए सरकार को अपने सार्वजनिक स्कूलों को जारी रखना चाहिए। सार्वजनिक स्कूलों का एनवायरनमेंट और वर्किंग कल्चर हमें प्राइवेट स्कूल की तरह से बनाना चाहिए। ये आप जवाब इसमें दे सकते हैं। अगला सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है, हायर एजुकेशन यानी आपकी उच्च शिक्षा कहाँ से हुई और उच्च शिक्षा का आपका स्ट्रीम, सब्जेक्ट क्या है। तो हायर एजुकेशन में आपसे पहला सवाल तो यही किया जाएगा कि आपने ह्यूमैनिटीज, आर्ट या कला वर्ग से ग्रेजुएशन किया है, या आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, टेक्नोलॉजी वाले फील्ड से, अथवा मेडिकल सेक्टर से। तो आपकी हायर एजुकेशन इस स्ट्रीम में क्यों हुई? आपने ग्रेजुएशन आर्ट में क्यों किया है, या आपने बीए क्यों किया है, बीएससी क्यों किया है, बीकॉम क्यों किया हुआ है, कंप्यूटर साइंस से आपने इंजीनियरिंग किया हुआ है, सिविल इंजीनियर हैं आप, या मेडिकल साइंस से आपने एमबीबीएस बीडीएस किया हुआ है। तो ये बैकग्राउंड आपको पूरी तरह से याद करके जाना है, उस पर आपको एक मजबूत सा जवाब देना है। अगर आपने आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया है, हायर एजुकेशन प्राप्त की है, तब इसका जवाब दे सकते हैं। चूंकि आर्ट साइड से ग्रेजुएशन करने के पीछे मेरे बहुत सारे कारण थे। पहला कारण तो यही था कि इस क्षेत्र में हायर एजुकेशन प्राप्त करने के पश्चात मैं सिविल सेवा में जा सकता हूँ, यानी जितनी भी सिविल सेवाएं होती हैं, भारत की सिविल सेवा, राष्ट्र की सिविल सेवा, आईएएस एग्जाम और प्रांतों की सिविल सेवाएं, उनमें ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट का वर्चस्व ज्यादा रहता है। और दूसरा, ह्यूमैनिटीज से शिक्षक बनना बहुत आसान हो जाता है, यानी आप स्कूलिंग में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में शिक्षक बनने का जो रास्ता है ह्यूमैनिटीज के माध्यम से ज्यादा आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और अगला आप बताइए, ह्यूमैनिटीज का जो व्यापक आयाम है वो ज्यादा है इस देश में, इसी आधार पर मैंने ह्यूमैनिटीज को सब्जेक्ट के रूप में चुना। इसी प्रकार अगर आपने इंजीनियरिंग साइड से अगर आपने ग्रेजुएशन प्राप्त किया है, तब आप उसमें कहो, चूंकि वर्तमान अर्थव्यवस्था का नेचर बदल रहा है, विश्व के स्तर पर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी का स्कोप बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में हमने टेक्नोलॉजी से क्षेत्र से हायर एजुकेशन प्राप्त करने का निर्णय किया, क्योंकि टेक्निकल जो एजुकेशन है हमको बहुत जल्दी से जॉब प्रोवाइड करती है, देश के भीतर और देश के बाहर। ये आप जवाब दे सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन वाला व्यक्ति आईएएस आरएएस बन सकता है, लेकिन वो आगे जाकर के ज्यादातर केस में ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट को लेता है। और जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल जो होते हैं या सीनियर सेकेंडरी स्कूल होते हैं, वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग नहीं होता, मेडिकल इंजीनियरिंग नहीं होता है, मेडिकल साइंस का स्कोप वहाँ पर नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में टेक्निकल एजुकेशन का स्कोप थोड़ा सा कम हो जाता है। तो मेडिकल बैकग्राउंड्स पर भी आप इसी प्रकार से अपना जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल वो आपसे ये कर सकता है कि 12th क्लास तक आपने साइंस पढ़ा, आगे जाकर आपने एक आर्ट में चेंज किया है, तो देन आपने चेंज क्यों किया? या फिर 12th तक आपका
आर्ट था, आगे जा करके आपने साइंस लिया, तो आपने स्ट्रीम क्यों चेंज किया? तो इसका आप जवाब बताइए परफेक्ट तरीके से कि 12th क्लास तक आपका सपना था डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का या कुछ और प्राप्त करने का, लेकिन आगे जाकर के ये क्यों चेंज हुआ? 2 वजह से ऐसा होता है। पहला, आपकी रुचि में बदलाव आया, और दूसरा, घर के सदस्यों ने या आपके फैमिली मेंबर्स ने आपको आगे जाकर के उस क्षेत्र में जाने के लिए विवश किया। तो जो भी रियल कंडीशन है वो आप इसमें बता सकते हैं कि आगे जाकर के मुझे लगा कि 12वीं क्लास तक जो मैंने अध्ययन किया उसमें मेरी बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है, इसलिए मुझे हायर एजुकेशन में अपने स्ट्रीम को चेंज कर लेना चाहिए। और दूसरा, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने आगे जाकर के आपका जो गोल था उसमें बदलाव लाया। चूंकि फाइनेंशियल सपोर्ट तो फैमिली मेंबर के द्वारा किया जाता है, इसलिए आप इस सत्य को उनके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला सवाल आपसे वो ये कर सकता है कि क्या कारण है कि प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के हायर एजुकेशन तक आपका लगातार परसेंटेज बढ़ता रहा, अथवा आपके परसेंटेज में लगातार गिरावट आई है, या फिर फ्लक्चुएशन रहा है? कई बार आपका परसेंटेज काफी बढ़ा है और कई बार आपका परसेंटेज थोड़ा सा कम रहा। तो इसका आप जवाब दे सकते हैं कि जब जब मेरा परसेंटेज बढ़ा, मैंने अच्छे से पढ़ाई की और मुझे घर की तरफ से अच्छा एनवायरनमेंट मिला, प्रॉपर गाइडेंस मिली, और जब जब मेरी परसेंटेज में कमी आई तो उस समय मेरी तबीयत खराब रही, अथवा मुझे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला, पर्सनल गाइडेंस नहीं मिली, कोचिंग की हेल्प नहीं मिली, ट्यूशन की हेल्प नहीं मिली, इसलिए मेरा परसेंटेज कम रहा। इस तरीके से आप इसमें जवाब दे सकते हैं। आगे जाकर के अगला सवाल आपसे जो किया जाएगा, आपने जो हायर एजुकेशन की है कौन से कॉलेज से की है? राजस्थान कॉलेज, महाराजा कॉलेज जयपुर, महारानी कॉलेज जयपुर। तो इसको महाराजा कॉलेज क्यों कहा जाता है, महारानी कॉलेज क्यों कहा जाता है? क्या वर्तमान में ये नाम सूटेबल है? क्या हमें इसको महाराजा कॉलेज कहना चाहिए? इस पर आप सोच के जाइए। तो महाराजा क्यों कहा जाता है? तो महाराजा जयसिंह, सवाई जयसिंह, यहाँ से इस महाराजा शब्द को लिया गया है। महारानी शब्द क्यों लिया गया है? क्योंकि जो जयपुर है, जो पहले आमेर राज्य था, तो यहाँ पर राजतंत्र था, राजा महाराजाओं का शासन था, तो वहीं से इस नाम को अडॉप्ट किया गया है। क्या वर्तमान में यह नाम सूटेबल है? तो आप कहो कि वर्तमान में यह नाम सूटेबल नहीं है, क्योंकि आज इसमें केवल महाराजा और महारानी के बच्चे, संतान या राज परिवार के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, आम नागरिक इसमें अध्यापन का कार्य कर सकता है। ठीक है, ये केवल नाम है, इस नाम से किसी भी प्रकार की हमें मध्यकालीन संस्कृति का बोध नहीं होता है कि यह केवल राज परिवार से संबंधित एजुकेशन का क्षेत्र हो। फिर भी लोकतंत्र के अकॉर्डिंग सूटेबल नहीं है, तब हम इसका नाम बदल सकते हैं, नाम इसका परिवर्तित कर देना चाहिए। इसी प्रकार आपकी मार्कशीट पर जो भी कॉलेज का नाम लिखा हुआ है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा हुआ है, उसकी पूरी जानकारी आपको प्राप्त करके जानी चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज आपने जिस कॉलेज से किया है उस कॉलेज की पूरी ABCD पता होनी चाहिए। मेडिकल एजुकेशन आपने जहाँ से प्राप्त की है तो सारी जानकारी आपको उस पर होनी चाहिए, ये आपसे जरूर पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से RS क्यों बनना चाहते हैं? मेडिकल साइंस से आप RS क्यों बनना चाहते हैं? तो टेक्निकल एजुकेशन के छात्रों का सिलेक्शन RS में बहुत ज्यादा हो रहा है, तब क्या इन छात्रों को RS बनने से रोका जाना चाहिए? तब आप इसमें जवाब दीजिए नहीं, इन्हें रोका नहीं जाना चाहिए, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार सभी छात्रों को टॉप लेवल की सेवाएं और बेटर अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने का समानता का अधिकार मिला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में राज्य इसे रोक नहीं सकता, और अगर राज्य रोकने का प्रयास करेगा तब सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकार होने के कारण इसकी रक्षा करेगा और 5 प्रकार की रिट जारी करके राज्य को ऐसा करने से रोक सकता है। तो राज्य को रोकना नहीं चाहिए। राज्य एक प्रयास ये कर सकता है कि टेक्निकल एजुकेशन वाला छात्र RS IAS में कम आए, क्योंकि IAS RS में कुछ अट्रैक्शन है जिस वजह से मेडिकल बैकग्राउंड, टेक्निकल बैकग्राउंड का छात्र अट्रैक्ट होता है। तो उस प्रकार का अट्रैक्शन, उस प्रकार की बेटर अपॉर्चुनिटी सरकार अन्य क्षेत्रों में उपलब्ध करा सकती है। तो हम ये चाहते हैं कि टेक्निकल बैकग्राउंड का छात्र आगे जाकर के देश के लिए रिसर्च करे, अनुसंधान करे, बेटर टेक्नोलॉजी को खोजे, जिससे राष्ट्र और समाज की समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन भारत में रिसर्च का सेक्टर उतना बेटर नहीं है, और रिसर्च करने वाले छात्रों को उस प्रकार की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती है। अगर सरकार इस प्रकार से कोशिश करे, जैसे भारत में NDA करना एक गौरवशाली कार्य माना जाता है, तो जो लोग NDA में जाना चाहते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो NDA की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा भारत में बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार भारत में सरकार टेक्निकल और मेडिकल साइड में ऐसा कर सकती है, जैसे IIT, तो IIT का एक अपना एक प्रेस्टीज है, लेकिन IIT के अलावा अन्य सेक्टर में उतना स्कोप नहीं है। तो सरकार अगर अनुसंधान सेक्टर पर बल दे तब इस प्रकार के छात्र इस ओर आने से रुक सकते हैं या उनका प्रभाव थोड़ा सा कम हो सकता है। इसी प्रकार मेडिकल बैकग्राउंड में स्कोप काफी कम है, तब वहां से भी छात्रों का सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है।
दूसरा आप जवाब ये दीजिए, चूंकि प्रशासन में भी तकनीकी और मेडिकल सेवाएं होती हैं, तो तब टेक्निकल मेडिकल बैकग्राउंड का छात्र अगर आरएएस ऑफिसर बनता है तब वह सरकार की इन सेवाओं की ज्यादा बेटर तरीके से आपूर्ति कर सकता है, इन सेवाओं की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए सरकार को एडवाइस दे सकता है। तो रोकना नहीं चाहिए, उन छात्रों का अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो उस अट्रैक्शन को रोकने के लिए उन्हीं के फील्ड में हमें कुछ ऐसा करना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये किया जा सकता है कि आपने जिस सेक्टर से ग्रेजुएशन किया है, हायर एजुकेशन प्राप्त की है, तो आरएएस ऑफिसर बनने के बाद वो ज्ञान आपको किस रूप से हेल्प कर सकता है। जैसे आपने हायर एजुकेशन हिस्ट्री से प्राप्त की है, हिस्ट्री से आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, मेडिकल बैकग्राउंड से, तो हिस्ट्री आपको आरएएस ऑफिसर बनने में कैसे हेल्प करेगा, या प्रशासन में हिस्ट्री का क्या योगदान हो सकता है। तो आप कहो हिस्ट्री विषय से हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत यानी अतीत के प्रशासन के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और अतीत में हमने यह पढ़ा है कि सम्राट अशोक, सम्राट समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन और सम्राट अकबर तथा ब्रिटिश पीरियड के दौरान प्रशासन का स्वरूप कैसा था। तो सम्राट अशोक का जो प्रशासन था वो कल्याणकारी था, सम्राट अकबर का जो प्रशासन है वो भी कल्याणकारी था, लेकिन कर्जन का जो दृष्टिकोण था ब्रिटिश काल में वो कल्याणकारी नहीं था। इसलिए अगर आपका विषय इतिहास है तो इतिहास विषय के आधार पर हम अतीत में जो प्रशासन का दृष्टिकोण था, जो प्रशासक का एटीट्यूड था, वहां से हम हेल्प ले सकते हैं और उसी एटीट्यूड से हम आरएएस ऑफिसर बन के काम कर सकते हैं। तो एक आरएएस ऑफिसर आगे जाकर के विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं जनता को उपलब्ध कराता है। अगर उसका दृष्टिकोण सम्राट अशोक के जैसा है, सम्राट हर्षवर्धन के जैसा है, कल्याणकारी है, तब वो गारंटीड एक अच्छा प्रशासक साबित हो सकता है। और अगर उसका दृष्टिकोण कर्जन के जैसा है तब वो राज्य के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आप कहो इतिहास विषय से हमें प्रशासक के बारे में दोनों ही प्रकार के दृष्टिकोणों का अनुभव प्राप्त होता है और उस अनुभव से हम बेटर प्रशासक और बुरे प्रशासक दोनों ही प्रकार से साबित हो सकते हैं। इसी प्रकार आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी से आप कैसे हेल्प कर सकते हैं। ज्योग्राफी वाला जो छात्र है वो आरएएस अफसर कैसे बन सकता है, आरएएस अफसर बनने के पश्चात राज्य में किस प्रकार से योगदान दे सकता है। तो आप कहो कि ज्योग्राफी से हमें उस राज्य के सभी प्रकार के संसाधनों की जानकारी हो जाती है और संसाधनों का राज्य के विकास के लिए बेटर यूज कैसे किया जाए ये ज्योग्राफी का स्टूडेंट ज्यादा बेटर तरीके से बता सकता है। तो अगर ज्योग्राफी का स्टूडेंट आरएएस अफसर बन जाता है और उसकी पोस्टिंग होती है एसडीएम के रूप में, उस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खनिज और खदान है, तो खनिज खदानों का ज्यादा बेटर उपयोग कैसे किया जाए, खनिजों पर आधारित उद्योग कैसे लगाया जाए और आगे जाकर के बिजली का उत्पादन कैसे किया जाए, कोयले पर आधारित प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण प्रबंधन कैसे किया जाए, भारत में क्लाइमेट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। तो ज्योग्राफी बैकग्राउंड का जो छात्र है वो सरकार को ज्यादा बेटर तरीके से सलाह दे सकता है और उस क्षेत्र में जब वह पोस्टेड होगा, वह काम करेगा, तब वहां के नागरिकों को संबोधित कर सकता है कि इस फसल को इस मिट्टी में बोना चाहिए, इस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इस प्रकार का प्रोडक्शन होना चाहिए। इसी प्रकार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का छात्र प्रशासक बनने के रूप में हेल्प कर सकता है, क्योंकि प्रशासन में सिविल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे डिपार्टमेंट भी होते हैं और आप इस क्षेत्र से पहले से ही वाकिफ हैं, अनुभवी हैं, उस क्षेत्र में आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, तब आप इन सेवाओं की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अब प्रशासन का दृष्टिकोण ई गवर्नेंस बनता जा रहा है, प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ती जा रही है, तो टेक्निकल एजुकेशन वाला छात्र है वो काफी हेल्प कर सकता है। तो इस प्रकार से आप इसमें काफी सोच करके जाइए, ठीक है। तो आपका अपना दृष्टिकोण इसमें क्या होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे वो ये कर सकता है कि भारत में एजुकेशन में किस प्रकार की कमियां समस्याएं आपको नजर आती हैं और आरएएस ऑफिसर बनने के पश्चात आप उन कमियों को दूर करने के लिए किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं और किस प्रकार के सुझाव दे सकते हैं। तब भारत में शिक्षा क्षेत्र में जो कमियां आप दोनों तरीके से बताओ कि प्राइमरी एजुकेशन में कमियां का स्वरूप अलग प्रकार का है और हायर एजुकेशन में कमियां अलग प्रकार की है। तो प्राइमरी एजुकेशन में जो कमी है वो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, यानी प्रारंभिक शिक्षा सभी बालक बालिकाओं को मिले, और अभी भारत में ऐसा नहीं हो रहा। तो एक कमी तो यह है कि प्रारंभिक शिक्षा सार्वभौमिक होनी चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में मूल्यों का समावेश होना चाहिए, जो आज हमको नहीं दिखाई देता है। मूल्य का अर्थ होता है कि प्रारंभिक स्तर पर ही छात्रों का दृष्टिकोण पर्यावरण के प्रति, समाज के प्रति, महिलाओं के प्रति, राष्ट्र के प्रति पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। जबकि हम देखते हैं कि प्राइमरी एजुकेशन पर मूल्यपरक शिक्षा नहीं प्रदान की जाती है और हायर एजुकेशन पर जो लेवल है एजुकेशन का वो वीक है रिसर्च के स्तर पर। प्राइमरी एजुकेशन में जितने छात्र शामिल होते हैं, हायर एजुकेशन में आते आते उनकी संख्या घट करके 10% रह जाती है। जैसे
एक स्कूल में अगर 100 छात्रों ने एडमिशन लिया तब वो ग्रेजुएशन तक आते आते उनकी संख्या 10 रह जाती है, तो ये गलत है। यानी हायर एजुकेशन सभी छात्रों को मिलनी चाहिए। दूसरा, हायर एजुकेशन में सबसे बड़ी जो कमी आज है वो है कि हायर एजुकेशन हमें अर्निंग पर्सन तो बना देती है, लेकिन समाज और राष्ट्र की समस्याओं के समाधान के लिए हमारे हाथों में, हमारे माइंड में एक हुनर या स्किल को पैदा नहीं करती है। यही कारण है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने के पश्चात हम नौकरी तो ढूंढ लेते हैं, हमको नौकरी मिल जाती है, लेकिन हम नौकरी पैदा करने वाले नहीं बन पाते। अब वर्तमान में सरकार इस दृष्टिकोण को बदल रही है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड इंडिया। तो ये स्टैंड अप इंडिया जो योजना चलाई जा रही है, इसमें क्या है? इसमें यही तो है, यानी हायर एजुकेशन प्राप्त करने के पश्चात आप नौकरी मत करो किसी क्या, आप नौकरी देने वाले बनो। यानी आप इस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप आरंभ करो जिससे आप 10 लोगों को, 20 लोगों को नौकरी प्रदान कर सके। अगली आप कमी बताओ हायर एजुकेशन में। अगली कमी है कि हायर एजुकेशन से व्यक्ति अर्निंग पर्सन तो बन जाता है, यानी हमारी हायर एजुकेशन हमको ये तो बता देती है कि हमको ज्यादा अर्निंग कैसे करनी चाहिए, मोर अर्निंग, और अधिक पैसा कैसे कमाना चाहिए। लेकिन हमारी हायर एजुकेशन हमको ये नहीं बता रही कि समाज की जो समस्या बढ़ रही है, पर्यावरण की जो समस्या बढ़ रही है, राष्ट्र के भीतर विभिन्न प्रकार के जो विवाद बढ़ रहे हैं, इनका समाधान कैसे प्रस्तुत किया जाए। तो हायर एजुकेशन से हम समाज राष्ट्र की समस्याओं का समाधान कर सकें। गरीबी कैसे दूर होगी, भुखमरी कैसे दूर होगी, महिलाओं के प्रति अपराध कैसे कम हो सकता है, तो हायर एजुकेशन से हमें इसका समाधान निकलना ही चाहिए। भारत में उत्पादन का स्तर कैसे बढ़ेगा, भारत को विकसित राष्ट्र कैसे बनाया जाना चाहिए, हमारी विदेशों पर आयात की निर्भरता कैसे कम हो सकती है, टेक्निकल सेक्टर में भारत आगे कैसे बढ़ सकता है, तो हायर एजुकेशन इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं करती। इसी प्रकार क्या कारण है कि हायर एजुकेशन प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति उतना नैतिक नहीं रह पाता, उसके जीवन शैली, खान पान पूरी तरह से पवित्र दृष्टिकोण वाली नहीं रह पाती है। इसी प्रकार से पर्यावरण की विभिन्न प्रकार की समस्याएं तेजी से बढ़ती जा रही हैं। तो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के पश्चात हम बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, और उसी के साइड इफेक्ट के रूप में पर्यावरण की समस्या बढ़ जाती है। तब क्या हमें हायर एजुकेशन से विकास करना चाहिए और विकास से पर्यावरण की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे चल सके, इस संबंध में आप इस तरीके से अपना एक दृष्टिकोण बना सकते हैं। हायर एजुकेशन राष्ट्रीय मुद्दों पर राष्ट्र के संबंध में हमारा दृष्टिकोण मजबूत कैसे बना सकती है, यानी भारत के भीतर विभिन्न प्रकार की समस्याएं, विभिन्न प्रकार के धर्म, जाति, संप्रदाय के मुद्दे इस देश में उलझे हुए हैं, तो उस आधार पर हम राष्ट्रीय मुद्दों पर एक मत नहीं रखते। तो हायर एजुकेशन प्राप्त करने के पश्चात हमें समाज के स्तर पर इस प्रकार की डिबेट आरंभ करनी चाहिए कि भारत हमारा एक राष्ट्र है और इस राष्ट्र के प्रति हमारा क्या क्या उत्तरदायित्व है और हमारा दृष्टिकोण कैसे होना चाहिए। तो आप देखेंगे भारत राष्ट्र में डिसइंटीग्रेशन, विखंडन की प्रवृत्ति पाई जाती है। नक्सलवादी आंदोलन, पूर्वोत्तर भारत का आंदोलन, जम्मू कश्मीर का अतिवादी आंदोलन, आतंकवादी समस्या, विभिन्न प्रकार के सांप्रदायिक हिंसात्मक संघर्ष इस देश में होते रहते हैं। तो हायर एजुकेशन इन समस्याओं का समाधान कैसे प्रस्तुत करेगी, तो ये हमको कमी दिखाई देती है। तो आरएस ऑफिसर बनने के पश्चात आप राज्य में एजुकेशन सिस्टम को किस तरीके से इंप्रूव करेंगे, तो आप कहो आरएस ऑफिसर बनने के पश्चात मैं सरकार को एडवाइस दे सकता हूँ कि प्राइमरी एजुकेशन में सार्वभौमिक के उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए, प्रारंभिक एजुकेशन सार्वभौमिक बने, सभी को प्राप्त हो। इसके लिए हमें समाज के स्तर पर काम करना पड़ेगा, सोशल एक्टिविस्ट से हेल्प लेनी पड़ेगी, बहुत सारे एनजीओ को इस क्षेत्र में उतारना चाहिए और प्रारंभिक एजुकेशन से हम ग्रामीण स्तर पर और शहरी स्तर पर एक मंतव्य बना सकते हैं। समाज के स्तर पर आरएस ऑफिसर बनने के बाद आप डिबेट शुरू कर सकते हैं, लोगों के साथ पर्सनली इंटरेक्ट कर सकते हैं और उन्हें प्रारंभिक एजुकेशन की ओर आप डाइवर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार एजुकेशन आगे जाकर के महिलाओं का सम्मान करना सिखाए। इसके लिए आप सोसाइटी के स्तर पर डिस्कस करो। आरएस ऑफिसर बनने के पश्चात अगर आप गाँव में जाते हैं, लोगों के साथ मीटिंग करते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, तो देन वो गाँव के लोग और शहर के लोग डेफिनेटली आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आरएस ऑफिसर का काफी बड़ा सम्मान होता है। इसी प्रकार हायर एजुकेशन भारत में और राज्य में रिसर्च के लेवल की बने, राजस्थान में हायर एजुकेशन का लेवल बढ़े। इसके लिए आप सरकार को एडवाइस दे सकते हैं कि राजस्थान में एफडीआई और विदेशी निवेश और देशी निवेश दोनों ज्यादा आए। इसके लिए सरकार को पॉलिसी अपनी इजी बनानी चाहिए। तो पॉलिसी इजी कैसे बनेगी, आपने पूरा अध्ययन किया हुआ है तो सरकार को आप लिख करके दीजिए। क्या कारण है कि एफडीआई ज्यादातर महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दक्षिण भारत के राज्यों में जाता है, तो दक्षिण भारत में हायर एजुकेशन का स्कोप बहुत ज्यादा है, राजस्थान में कम है। तो आप इसमें एडवाइस दो तो वहां का जो सिस्टम है उस सिस्टम को एडॉप्ट हमें करना चाहिए। इसी प्रकार राजस्थान का जो दृष्टिकोण है भारत के संदर्भ में, राजस्थान में साक्षरता जो दर है केरल की तुलना में कम क्यों है, तो आप किस प्रकार से राजस्थान की साक्षरता दर को केरल के बराबर करने का सुझाव दे सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान में महिला साक्षरता काफी कमजोर क्यों बनी हुई है,
इस संबंध में आपसे विभिन्न प्रकार के सवाल किए जा सकते हैं। केरल का जो एजुकेशन सिस्टम है उसे हम यहाँ पर अडॉप्ट कर सकते हैं। राजस्थान की सरकार शिक्षा पर काफी सार्वजनिक व्यय करती है, उसके बावजूद साक्षरता दर क्यों नहीं बढ़ पा रही है, उसका आप जवाब दीजिए। यहाँ पर एजुकेशन की जो पॉलिसी है बेटर तरीके से बनाई जाती है, इम्प्लीमेंटेशन अच्छे तरीके से नहीं होता। तो आरएस ऑफिसर बनने के पश्चात आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे करेंगे, तो आप कहो मैं ईमानदारी से इम्प्लीमेंट करूंगा, मैं उन कमियों को ढूंढूंगा जिस वजह से कोई भी योजना है वो जमीन पर नहीं उतर पा रही है। समाज का सहयोग लूंगा, ऊपर के अधिकारियों से कोऑपरेट मांगूंगा और सोसाइटी के विभिन्न प्रकार के चैनल्स को इस मामले में एक्टिवेट करूंगा। इस प्रकार के सवाल एजुकेशन बैकग्राउंड से संबंधित किए जा सकते हैं। तो इन सभी सवालों को सुनने के पश्चात आप अपना एक एटीट्यूड बनाओ कि ये सवाल आपसे किए जाएंगे तो आप उसका जवाब किस तरीके से देंगे। तो आप अपने जवाब को जब आप बोलेंगे तो मोबाइल में रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करने के पश्चात आप खुद सुनो कि ये सवाल अगर इंटरव्यू बोर्ड ने मुझसे किया होता तब मैं इसका जवाब कैसे देता। तो आप अपने जवाबों को बार बार रिकॉर्ड किया करो, उनको देखो कि आप फ्लुएंटली बोल पा रहे हैं कि नहीं। और दूसरा, इंग्लिश में जवाब देने की प्रैक्टिस आप शुरू करो, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपसे इंग्लिश में किए जाते हैं और आपको इंग्लिश में ही जवाब देना पड़ेगा, आप सॉरी नहीं कह सकते। यू हैव टू आंसर इन इंग्लिश ओनली। देन आप इस प्रकार का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एजुकेशन बैकग्राउंड से संबंधित एक अप्रोच था जो आपके समझ प्रस्तुत किया। थैंक यू, धन्यवाद।